जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है एनडीए अभिलाषा के द्वारा एक और नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2 2024 में हुआ जो पेपर था उसके साइंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और जो बाकी जीएस और इंग्लिश है उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चालू करते हैं बिना देर किए। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है लाइसोसोम के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहला स्टेटमेंट है कि वो क्या होते हैं, सेल के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं। तो ये एकदम बात सही है। लाइसोसोम का मेन फंक्शन ही ये होता है कि वो वेस्ट को क्या करते हैं, ठिकाने लगाते हैं। और दूसरा लाइसोसोम का दोस्तों सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, हमने पढ़ा था। क्योंकि जब भी सेल में कोई दिक्कत होती है तो वो क्या करता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और वो फट जाता है। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या करता है, वो सेल को मतलब सेल दूसरों को इन्फेक्ट ना कर पाए तो खुद ही को सेल को क्या कर देता है, डिकम्पोज करता है। तो इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही हो गया कि ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा चौथी स्टेटमेंट थोड़ी मतलब थोड़ी अलग सी है, कंट्रोवर्शियल टाइप की है कि चौथे स्टेटमेंट बोल रहा है कि लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल। तो दोस्तों डायरेक्टली स्टॉप नहीं करता, वो क्या करता है, फॉरेन मटेरियल्स को मारता है इनडायरेक्टली। वो मतलब ऐसा नहीं कि उनकी एंट्री स्टॉप करता है, बल्कि वो क्या करता है, वंस द फॉरेन मटेरियल एंटर्स द सेल इट किल्स देम। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि स्टॉप कर ही रहा है वो, और ज़्यादा नहीं आने दे रहा है। मतलब इसमें इसमें थोड़ा गलत भी है, थोड़ा सही भी है। पर अगर हम इससे कंपेयर करें ऑप्शन नंबर बी से, तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। तो ये तो एकदम ही गलत है दोस्तों, है ना। इनऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता ही नहीं है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि वो क्या पूछ रहा था, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी नॉट करेक्ट है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन 52 वाला, चलिए। दोस्तों 52 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि इनमें से कौन कौन से सेल होते हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको आप एक फ्रेज याद रखना, मैनू चाहिए प्लास्टिक। ठीक है, तो मैं से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, नू से हो जाएगा न्यूक्लियस और प्लास्टिक से हो जाएगा प्लास्टिड्स। ये जो तीन मटेरियल होते हैं इनके पास खुद का क्या होता है दोस्तों, डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स इनके पास खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प टू कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन से मटेरियल होते हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं जो कि बोन टू बोन कनेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है लिगामेंट्स। टेंडन क्या करते हैं, बोन टू मसल करते हैं, और लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो कि बोन का सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, तो सीमेंट से हो जाएगा दोस्तों लिगामेंट, और बोन से क्या हो जाएगा, बोन टू बोन कनेक्शन। ठीक है, तो बोन टू बोन कौन करता है, लिगामेंट करता है, और बोन टू मसल करता है टेंडन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि इनमें से कौन से जो मटेरियल हैं, इनमें से वो कौन सी प्रोसेस है, उसको जिसका नाम है कि इसमें से कौन सी प्रोसेस का वो ये करती है, वो बेसिकली पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब जब भी दो तरीके के पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए हमको पता है कि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाना कोई भी मैटर के। ठीक है, मतलब कोई भी मैटर जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। अब डिफ्यूजन किस में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। ठीक है दोस्तों, पर जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट्स के लिए होता है या फिर लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम मतलब डिफ्यूजन की दूसरी डेफिनेशन देखें, देखो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, जब भी पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं। अब अगर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं दोस्तों, तो उनका इंटरमिक्सिंग भी होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डिफ्यूजन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन मतलब दोस्तों देखिए कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, ये रहा सोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, और जब लिक्विड क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इन्हीं पार्टिकल्स का रैंडम मोशन करने को ही हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है ब्राउनियन मोशन। ऑस्मोसिस आपको पता ही है, ऑस्मोसिस मतलब एक कोई सॉल्वेंट या फिर वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के जाने को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस हमको सेल में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेल बर्स्ट होता है या फिर सेल श्रिंक होता है। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस होता है, कभी हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। चलिए अगला देखते हैं हम, ऊपर का रह गया है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। ठीक है दोस्तों, तो वो बोल रहा है कि इनमें से एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, या फिर एनर्जी ऑफ सेल किससे मिलता है। तो हमको पता है दोस्तों, हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो एटीपी होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है दोस्तों, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। अगला है इनमें से कौन से वेजिटेबल्स है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो हमको पता है दोस्तों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कई सारे इसमें होता है, वेजिटेबल्स में होता है, पर उसमें से भी वो पूछ रहे हैं कि आई बर्ड्स के थ्रू किस में होता है। तो हमको पता है दोस्तों, जैसे कि पटेटो होता है, पटेटो में क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स जैसे निकल आते हैं। ठीक है, और अगर हम उन बर्ड्स को ले और प्रॉपर तरीके से उनको क्या करें दोस्तों, मतलब इम्प्लांट करें, तो उससे एक नया पोटैटो प्लांट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो, 55 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं दोस्तों, 56 देख लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 बोल रहा है कि ब्लड को उसके जो बाकी के मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे कि उनसे सेपरेट करने के लिए कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है। तो इसका नाम होता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के जब हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे, तो हमने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ यूज़ होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने में। ठीक है, क्यों, ये कब यूज़ होती है, ये प्रोसेस तब यूज़ होती है जब जो दो पार्टिकल्स है जिनको हमको सेपरेट करना है, उनके मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखिए जनरली जो दूसरी प्रोसेस होती है, जैसे कि सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये तब यूज होती है जब जब पार्टिकल्स है उनके जो मटेरियल हैं वो उनका आपस में साइज बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस हो। मतलब मान लीजिए एक पार्टिकल 5 मीटर का और दूसरा पार्टिकल का डायमीटर है 10 मीटर। जब उनके बीच में इतना बड़ा क्या होगा, डिफरेंस होगा, तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, पर जब भी जो मटेरियल्स है उनके बीच का जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए एक पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है, और इनके बीच का जो डायमीटर है, इनके जो पार्टिकल्स, इनका डायमीटर बहुत कम होता है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन और कहाँ यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन दोस्तों यूज होता है बटर को अलग करने में मिल्क से। ठीक है, और लैब में यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एलिमेंट पॉलीएटमिक है। ठीक है, पॉलीएटमिक का मतलब होता है दोस्तों कि उसके वो जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, खुद के 3 से ज़्यादा फॉर्म में। एक तो होता है मोनोएटमिक, डायएटमिक, फिर पॉलीएटमिक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से पॉलीएटमिक कौन कौन सा हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि सल्फर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि S4 S8 है ना, S8 वगैरह। तो ये क्या होता है, पॉलीएटमिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अनायन है, मतलब अनायन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इनमें से कौन सा अनायन है जिसकी वैलेंसी दोस्तों -3 होती है। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, कुछ अनायंस होते हैं, कुछ ऐसे आयंस होते हैं, उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सबका देख लेंगे। देखिए नाइट्राइड मतलब होता है कि सिर्फ अगर हम एक नाइट्रोजन का क्या ले, एक एलिमेंट ले अकेला नाइट्रोजन जब एग्जिस्ट करता है तो उसको नाइट्राइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पे चार्ज कितना होता है, -3 होता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 है ना, तो उसको कितने एलिमेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नाइट्राइड की वैलेंसी हो जाती है -3। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे भी देख लेते हैं और क्या दिए हैं। और दोस्तों इसमें नाइट्रेट दिया है। ठीक है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO2-1। ठीक है, ये होता है NO3-1। ठीक है दोस्तों, ये होता है नाइट्रेट का फॉर्मूला, NO2-1, NO3-1। ठीक है दोस्तों, और एक होता है नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2-1। ठीक है, एक होता है दोस्तों नाइट्राइट होता है एक, और नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, NO2-1, मतलब इसमें -1 चार्ज होता है, और नाइट्रेट में क्या होता है, NO3 होता है और -1 चार्ज होता है। सल्फाइड मतलब क्या होता है दोस्तों, सल्फाइड मतलब एक सिंगल सल्फर का आयन हो, उसको बोलेंगे। ठीक है, और इस पे चार्ज -2 होता है। और सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4, और इस पे चार्ज होता है दोस्तों -2। ठीक है दोस्तों, ये होता है सल्फेट आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैसेज। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना था दोस्तों कि मास का फॉर्मूला क्या होता है। मास का फॉर्मूला होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है दोस्तों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने दिए, 0.5 दिए हैं। N2 का मोलर मास कितना होता है, 28 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा गिवन मास। तो गिवन मास का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 इंटू 0.5 मतलब 28 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 14। ठीक है, ये आ जाएगा इसका मोल मास। ठीक है,
ये आ जाएगा इसका मास, गिवन मास मतलब कितना है 14 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, फिर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि अगर दो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में लगाया है, ठीक है, तो पैरेलल में लगाया तो हमको पता है सीधा पैरेलल में लगे हो तो उनको क्या करते हैं, सीधा प्लस करते हैं R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, और ये बोल रहा था इनसे जो इक्विवेलेंट बन रहा था, ठीक है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बन रहा था आर इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू आ गई 12 ओम। ठीक है, और इस इक्विवेलेंट को कनेक्ट किया है पैरेलल में 36 ओम वाले रजिस्टर्स के साथ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा था, एक ऐसे दो रजिस्टर्स ऐसे लगे थे और एक ऐसा लगा था, और इसका नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका क्या करते हैं, दो रेजिस्टर्स हैं, इनको हटा के मान लो अगर मैं लगा दूंगा 12 ओम का रजिस्टर, एक 12 ओम का रजिस्टर लगा दूंगा तो भी बात सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हमको इनका क्या करना है दोस्तों, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/12 प्लस 1/36। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4/36 दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 9 ओम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा था दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 61, कि ये जो रिएक्शन है AgCl, इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, मतलब किसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये टेक प्लेस करता है, मतलब किसके प्रेजेंस में ये होता है। तो हमने क्लास 10 में पढ़ा था दोस्तों कि AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो रिएक्शन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इसलिए जो AgCl है उसको डार्क कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और AgCl दोस्तों ये जो रिएक्शन होता है इसको फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो इसका आंसर हो जाता है 61। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है इनमें से कौन सी एक एजेंट है जिसको एंटी स्किमिंग की तरह यूज किया जाता है पेंट्स में। ठीक है, एंटी स्किनिंग मतलब क्या होता है, एंटी स्किनिंग मतलब होता है दोस्तों, कभी कभी पेंट क्या होते हैं, कुछ जो अगर मान लो लोकल पेंट है, उनको वो सूखने के बाद उनमें पपड़ी पड़ जाती है, वो श्रिंक कर जाते हैं, तो इसी पपड़ी पड़ने और रोकने के लिए जो एजेंट को यूज करते हैं उनको बोला जाता है एंटी स्किनिंग एजेंट्स। ठीक है, तो पेंट्स पेंट्स में आपको ये सिलेबस हम पेंट्स में पढ़ते हैं, पर देखिए दोस्तों पेंट्स में इतना डीप में जाके नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, पेंट्स का कुछ बेसिक बेसिक ही पढ़ना है आपको। पेंट्स में क्या पढ़ना है आपको, पेंट्स में आपको पढ़ना है जैसे कि कौन कौन से एक केमिकल्स होते हैं और वो कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं, पेंट्स में सॉल्वेंट कौन सा होता है, बस इतना ही पढ़ना है। अगर आप इतना डीप में जाओगे तो फिर पढ़ने को तो बहुत कुछ है। ठीक है, पर इसमें से मान लो 2-3 साल में ऐसा एक आध क्वेश्चन आता है तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पेंट में आप बस बेसिक बेसिक ही पढ़ लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है पॉली हाइड्रोक्सीफिनॉल। कहाँ गया, पॉली हाइड्रोक्सीफिनॉल इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 63 देख लिया हमने, अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है दोस्तों, अगर दो क्यूब्स हैं, ये रहे दो क्यूब्स, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, इन दो क्यूब्स को दोस्तों वो बोल रहा है अगर C1 है, C1 में एक लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी ρ1 है, और C2 है, इसमें एक लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी ρ2 है, और ये तैर रहे हैं वाटर में जिसकी डेंसिटी ρw है। तो ρ1 ρ2 और ρw के बीच में वो रिलेशन पूछ रहा है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर ये थोड़ा नीचे तैर रहा है मतलब इसका वेट ज्यादा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसके अगर सेम वॉल्यूम के लिए नीचे तैर रहा है मतलब इस लिक्विड का वेट ज्यादा होगा, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ρ1। मतलब एक तो पहला रिलेशन बन गया कि ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। ठीक है, तो इसमें से पहली दो ऑप्शन इसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे, अब बचे दो वाले। ठीक है, अब हमको इनकी इनकी डेंसिटी को कंपेयर करना है वाटर से। देखो अगर इनकी डेंसिटी दोस्तों वाटर से ज्यादा होती तो ये दोनों नीचे डूब जाते, पर ये नीचे नहीं डूब रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनकी डेंसिटी वाटर से कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ρ1 इज लेस देन ρ1 टू विच इज लेस देन ρw। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ जा आगे, बढ़ गया आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है दोस्तों, ठीक है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट है और उसका वेट 600 न्यूटन है, ठीक है, अर्थ पे अगर उसका मेजर किया जाए, और जब वो स्पेस आईएसएस में जाता है तो उसका वेट क्या हो जाता है दोस्तों, वो वेटलेसनेस फील करता है। तो इसका उसका रीजन क्या है? तो देखिए, इस ये जो क्वेश्चन है इसका कई जगह अलग अलग ऑप्शन बताया, कहीं कहीं बी बताया, पर इन माय हम्बल ओपिनियन मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्यों। हमको पता है कोई भी चीज वेटलेसनेस तब फील करती है जब वो फ्री फॉल में हो, ठीक है, फ्री फॉल में हो, मतलब जब भी वो फ्री फॉल में होता है तो उसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाता है दोस्तों, उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ए नेट, वो जीरो हो जाता है दोस्तों जब भी वो फ्री फॉल में होती है, ठीक है। और दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि जो एस्ट्रोनॉट है उनका वेट वहाँ जीरो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू जीरो है, पर ये गलत है दोस्तों। वहाँ जो जी की वैल्यू होती है वो 90% होती है जितनी अपने अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ज़्यादा ऊपर नहीं, लगभग 400 ऐसी 400 किलोमीटर की हाइट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ज़्यादा ऊपर रिवॉल्व नहीं कर रहा है। और वहाँ जितनी अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उसका ही 90% प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ ग्रेविटेशन तो होती है, ग्रेविटेशन की वजह से वेटलेस फील नहीं करता है, पर एक्चुअली में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है दोस्तों, ठीक है, वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो ना नीचे गिर रहा है, एक्चुअली में वो फ्री फॉल में है, पर क्योंकि उसकी वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन में, इसलिए उसका नेट इधर जा रहा है, मतलब वो हर हर पॉइंट पे नीचे गिरना चाह रहा है, पर क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फिर भी वो मोशन कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो इसका असली रीजन कि वो फ्री फॉल में उसका वेट जीरो क्यों हो जाता है एस्ट्रोनॉट का, तो उसका असली रीजन यह है दोस्तों कि वो क्या है, सैटेलाइट एक्चुअली में फ्री फॉल में है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई, ठीक है। अब कई जगह इसका आंसर नॉर्मल रिएक्शन जीरो बताया गया है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन इस एक्सेलरेशन का क्या होगा, रिजल्ट होगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, इसलिए वो वेटलेस हो रहा है, इसलिए वो उसकी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो उसका कॉज होगा, ठीक है, मतलब उसका कॉज नहीं बोलेंगे, रिजल्ट होगा, पर जो मेन कॉज है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं दोस्तों, साथ में ही लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है दोस्तों। या तो आप एलिमिनेट कर सकते हो या फिर आप सीधे क्वेश्चन नंबर डी को देख सकते हो कि उसमें सारे ही रेस जो हैं सही हैं। देखो अगर एफ से जा रहा है दोस्तों, ठीक है, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2f पे रखा हो तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है और सेम साइज की होती है, तो आप देख सकते हो कि सेम साइज की इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, मतलब ये भी सेम साइज की दिख रही है इसमें। दूसरी बात, अगर एक रे फोकस से पास हो रही है तो वो लेंस से जाने के बाद पैरेलल हो जाती है, ठीक है, तो ये भी सही है। एक और इसमें रे दिखाई है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और हमको पता है अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए वैसे ही पास हो जाती है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी क्योंकि सारी रेज ही इसकी सही दी गई हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये करेक्ट डायग्राम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं कांटेक्ट फोर्स के रिगार्डिंग। देखो कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है, कांटेक्ट फोर्सेज मतलब वो फोर्सेज होती हैं जो तभी लगेंगी जब एक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट में हो, ठीक है, वो दो फोर्सेज तभी लगेंगी जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट में हो। इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब एक दो ऑब्जेक्ट आपस में घिस रहे हो, ठीक है, तभी फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन बिना कांटेक्ट के लग ही नहीं सकता। तो इनमें से कौन सी बात सही है कांटेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट, ये बोल रहा है कि ये तभी लगेगी जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो ये सही बात है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सही है दोस्तों, है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफकोर्स सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि इट में अपीयर बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये भी सही है दोस्तों। जैसे कि हमको पता है कि जो बॉयंट फोर्स होती है वो लिक्विड में लगती है ना, लिक्विड में लगती है, मतलब फ्लूइड में भी लग रही है, सॉलिड में तो लगी रही है, हमने देखा फ्रिक्शन सॉलिड में लगता है, तो इसका आंसर थर्ड भी सही हो जाएगा, मतलब 1 2 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है दोस्तों जो लाइटनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड बिलो द नेगेटिव चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड। देखो दोस्तों चार्ज ट्रांसफर करने के दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है बाय कंडक्शन, कंडक्शन मतलब सीधा इनको टच कर दो, ठीक है, मतलब ये प्लस प्लस है मान लो और ये माइनस माइनस है, ठीक है। कंडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधा प्लस प्लस है और ये मान लो माइनस माइनस है, ठीक है। अगर मैं इनको डॉन को टच कर दूं तो अगर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा उसको कंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इंडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडक्शन मतलब होता है कि अगर यहाँ में एक मान लो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है,
और उसको मैं एक न्यूट्रल वाले स्फीयर के पास ले गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस ये जो न्यूट्रल वाला स्फीयर है, ठीक है, ये इसमें जो नेगेटिव आयंस थे, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस स्फीयर में दोस्तों एक नेट नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है इस तरफ, ठीक है, और यहाँ प्लस आ जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्शन। मतलब मैंने बिना टच कराए इसमें क्या कर दिए, चार्ज को इंड्यूस कर दिया, इसको बोला जाता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को बिना टच कराए अगर मैं उसमें चार्ज इंड्यूस कर पा रहा हूँ तो उसको बोलेंगे इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन मतलब समझ गए होगे आप लोग। चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि लाइटनिंग क्यों होती है, क्योंकि द इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड बिलो द नेगेटिव चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड। मतलब वो बोल रहा है कि जो क्लाउड है उसके जो बेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और नीचे जो ग्राउंड है दोस्तों, नीचे जो ग्राउंड है, ठीक है, इस पे क्या आ गया, नीचे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सही बात है दोस्तों। देखो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज के कारण इसने क्या किया, जो ग्राउंड में पॉजिटिव आयंस थे उनको अट्रैक्ट कर दिया और ग्राउंड की जो सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया दोस्तों, है ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको इंडक्शन बोलेंगे। अब क्योंकि ये चार्ज अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये चार्ज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्लाउड क्या हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाता है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि ये जो इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है इंडक्शन के द्वारा वो रिलीज हो जाए, ठीक है। तो चार्ज का ट्रांसफर टेक प्लेस होता है जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऊपर देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। कुछ नहीं आया दोस्तों। चलिए हो गया, ये भी कर लिया। चलिए दोस्तों, अब फलक्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फलक्रम तीन तरह के होते हैं, आपको मेन ध्यान रखना है, ठीक है। फलक्रम के तीन टाइप होते हैं। फलक्रम बोल रहा हूँ, लीवर के तीन टाइप होते हैं, ठीक है दोस्तों। लीवर्स ये वो वाला लीवर नहीं है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी वाला है, दूसरा लीवर है, ठीक है। तो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। तो इन इन तीनों का याद रखने के लिए आप FLE याद रखना, FLE, ठीक है। एफ से होता है फलक्रम, एल से होता है लोड और ई से होता है एफर्ट, ठीक है। फलक्रम, लोड, एफर्ट, ठीक है। और FLE के नीचे रख देना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। मतलब ये कौन सा है, ये फर्स्ट क्लास लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर, ये सेकंड क्लास है और ये थर्ड क्लास है। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में होता है, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है, ठीक है। फलक्रम मतलब क्या होता है, फलक्रम मतलब दोस्तों वो ऑब्जेक्ट जिसपे जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, इस पे रेस्ट कर रहा है पूरा, इसको बोलेंगे हम फलक्रम, ठीक है। लोड क्या होता है, लोड मतलब कोई भी हम लोड रखें उसको लोड बोलेंगे। एफर्ट मतलब जहां हम एफर्ट लगा रहे हैं उस सिस्टम को मूव करने के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, उसमें फलक्रम बीच में होता है। जैसे कि हम ये वाला देखें, ये कौन सा है, फर्स्ट क्लास लीवर है, इसमें फलक्रम बीच में है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सीसॉ दोस्तों, ठीक है। सीसॉ में एक तरह लोड होता है और दूसरी तरह हम ऊपर की तरफ एफर्ट लगाते हैं, तो ये हो जाता है फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है दोस्तों, लोड बीच में होता है और इसका एग्जांपल होता है वो जो आपने देखा होगा, वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक कार्ट यूज होती है, ये किसका एग्जांपल होता है, सेकंड क्लास लीवर का। इसमें ये होता है फलक्रम। फलक्रम को आप हिंज भी समझ सकते हो और जिसपे ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, ठीक है। बीच में इसमें पत्थर रखे होते हैं तो ये हो जाता है लोड, ठीक है। और जो बंदा होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ एफर्ट लगाता है इसको उठाने के लिए, तो ये हो जाता है एफर्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड क्लास लीवर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्लास लीवर क्या होता है। थर्ड क्लास लीवर दोस्तों जिसमें एफर्ट जो होता है बीच में लगता है, ठीक है, एफर्ट बीच में लगता है और फलक्रम और लोड आजू बाजू में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है हॉकी स्टिक दोस्तों। जब भी एक हॉकी वाला प्लेयर हॉकी स्टिक से खेलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका जो फलक्रम होता है, उसका जो हाथ होता है वो फलक्रम की तरह एक्ट करता है। ये हो गया उसका हाथ, ठीक है दोस्तों। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, फलक्रम की तरह। फलक्रम मतलब हो गया दोस्तों बेसिकली कि एक हिंज जैसा हो गया, मतलब जहां जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर पा रहा है, सिस्टम मूव कर पा रहा है, वो हो गया फलक्रम, ठीक है। अब दोस्तों जो हॉकी प्लेयर होता है उसका जो दूसरा हाथ होता है वो बीच की तरफ होता है और ये बीच का जो हाथ होता है वो ही क्या करता है, मेन पावर प्रोवाइड करता है उसके शॉट्स को, ठीक है। तो मतलब उसका जो एफर्ट है वो बीच में लगा रहा है सिस्टम के, ठीक है। और जो हॉकी प्लेयर होता है दोस्तों उसकी बॉल कहाँ रहती है, एकदम एंड में रहती है नीचे, तो यहाँ हो जाता है उसका लोड, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो थर्ड क्लास लिवर होता है उनका बेस्ट एग्जांपल होते हैं हॉकी स्टिक, या फिर आप कह लो जो हम साफ करने के लिए यूज करते हैं वो पत्ते वगैरह साफ करने के लिए, वो उसका एग्जांपल हो जाता है, ठीक है।
तो इसको आप फिर से ऐसे समझ सकते हो कि ये हॉकी स्टिक है, ठीक है, ये हॉकी स्टिक है। इसमें क्या हुआ, ये जो ये वाला आर्म है फलक्रम की तरह एंड कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, उस स्टिक को रोटेट करने में मदद कर रहा है, और ये वाला जो राइट हैंड है वो उसको आगे या पीछे करने को एफर्ट है, ये मतलब ये मेन पावर प्रोवाइड कर रहा है उसके शॉट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफर्ट, मतलब एफर्ट बीच में लग रहा है, और लोड कहाँ है, लोड आखिर में नीचे है, तो ये हो जाते हैं थर्ड क्लास लेवल, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखोगे आप, एफ एल ई याद रखना, बस ये एक्रोनिम याद रखना, एफ एल ई। एफ मतलब फलक्रम, एल मतलब लोड, और ई मतलब एफर्ट, ठीक है। और एफ एल ई के नीचे लिख देना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिख देना। तो 1 मतलब हो जाएगा फर्स्ट क्लास लेवल, 2 मतलब सेकंड क्लास लेवल, और 3 मतलब थर्ड क्लास लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लेवल में फलक्रम बीच में रहेगा, सेकंड क्लास में लोड बीच में रहेगा, और थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास लेवल, अपने से पूछ रहा था, सेकंड क्लास लेवल में लोड बीच में रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे, क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें वोल्टेज कितनी होगी और करंट कितना होगा, ठीक है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आप अगर बस इसका वोल्टेज निकाल पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेट वोल्टेज कितना है। क्योंकि जब भी अगर कोई भी सर्किट है उसमें पैरेलल कनेक्शन होंगे तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, बस करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका वोल्टेज निकालूं इस पहले वाले कनेक्शन का, इसमें वोल्टेज कितना होगा, वी का फॉर्मूला होता है आई आर, ठीक है। तो आई दिया इसमें 3 एम्पियर और आर है 100 ओम, तो वोल्टेज आ जाएगा 300 वोल्ट्स, ठीक है। तो वोल्टेज 300 भी आ जाएगा, मतलब यहाँ भी 300 होगा, यहाँ भी 300 होगा, और इसके जो हर कनेक्शन है, जो छोटा कनेक्शन है, यहाँ भी 300 होगा, यहाँ भी 300 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा। अब बोल रहा है करंट कितना होगा, हमको पता है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, मतलब मान लीजिए यहाँ कुछ एक्स करंट होगा, यहाँ वाई होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको पता है कि जो करंट होगा अल्टीमेटली ऐड ही होगा, मतलब 3a के साथ एक्स और वाई ऐड ही होगा, मतलब जो फाइनल आंसर है करंट का वो 3a से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, अगर हम ऑप्शन देखेंगे इसके 72 के, तो इसमें आप देखो कि इसमें पहले तो हमको वोल्टेज पता है, वोल्टेज कितनी आ गई, 300 आ गई, मतलब ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब सिर्फ ऑप्शन दो बचे, बी और सी, तो आप पूरा करने की बजाय ऐसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन डी में 2 एम्पियर बता रहा है। अब हमको पता है 2 एम्पियर करंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि करंट बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर 2a भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बच गया बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 5.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जीएस के क्वेश्चन आ गए, ये हमको नहीं करने हैं, हमको साइंस के करने हैं। आगे बढ़ते हैं, साइंस के करेंगे। चलिए कहाँ है, ठीक है दोस्तों। अगला पूछ रहा है वो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने बताया है क्लास में कि आपको ध्यान रखना है कि मायोपिया में क्या होता है, माय माय के पास आ जाती हैं चीजें, ठीक है, माय के पास आ जाती हैं, ठीक है। बस आप इतना अगर याद रखोगे तो आप मायोपिया का सब कुछ आप ध्यान रख सकते हो। आपको बस ध्यान रखना है कि मायोपिया में माय के पास चीजें आ जाती हैं, माय के पास, माय मतलब जो आई बॉल है उसके पास सब आ जाती हैं, ठीक है, माए या फिर आए, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पास क्या आ सकता है। देखो जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट ही पास आ सकता है, क्योंकि नियर पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर से पास तो आ नहीं सकता आई बॉल के। अब बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया फार पॉइंट। फार पॉइंट हमें पता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से पास आ जाता है, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट पास में आ जाता है, मतलब पहले वो इंसान इन्फिनिटी तक देख सकता था, पर अब वो इन्फिनिटी तक नहीं, कोई डिस्टेंस तक ही देख पाता है। मान लीजिए वो 200 मीटर तक देख पाएगा, 50 मीटर तक देख पाएगा, मतलब उसका दूर का जो विजन है वो खराब हो जाता है और वो नियर का देख पाता है। मायोपिया का दूसरा नाम भी क्या होता है, नियर साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, ये आई होती है, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, दूर का नहीं देख पाता है, पास का देख पाता है, ठीक है। और इसमें जो इमेज होती है दोस्तों वो भी पास में फॉर्म होती है, ये आई बॉल के पास में फॉर्म होती है, ठीक है। और इसका करेक्टिव लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यूज होता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, इनको डाइवर्ज कर देता है और बराबर रेटिना पे फॉर्म करवा देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मायोपिया था। तो मायोपिया में क्या वो क्लियरली देख सकता है, वो नियर का क्लियरली देख सकता है और दूर का क्लियरली नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, एक बल्ब है, ठीक है,
बल्ब क्या कर रहा है, मान लीजिए 100 वॉट की एनर्जी ले रहा है, तो वो 100 वॉट की पावर में से दोस्तों सिर्फ 20% पावर है वो लाइट बनाने में यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर वो 100 वॉट यूज कर रहा है तो उसमें से सिर्फ 20 वॉट जा रही है लाइट बनाने में, और जो बाकी 80 वॉट है वो वेस्ट हो रही है एज हीट, ठीक है, वो हीट की तरह वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर बल्ब की जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, और वो 10 घंटे के लिए चालू है, और एक यूनिट का प्राइस बताया कि 5 रुपए प्रति यूनिट है, तो बोल रहा है कि कितना पावर यूज होगा बल्ब का सिर्फ लाइट बनाने में। पूरा पूरा पावर ही नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ लाइट बनाने में कितना पावर या एनर्जी यूज होगा सिर्फ वो पूछ रहा है, उसका प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं। तो हमको पता है दोस्तों कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वी आई, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी, वर्क और एनर्जी सेम ही होता है, ठीक है। तो वर्क या फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो ये 20% एनर्जी, सिर्फ इसकी 20% एनर्जी यूटिलाइज हो रही है लाइट बनाने में, ठीक है। तो हमको अगर हम टोटल एनर्जी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी का हम क्या करेंगे, 20% कर देंगे, क्योंकि सिर्फ उतना ही 20% ही यूज हो रहा है लाइट बनाने के लिए, ठीक है। अब हमको 20% पता चल जाएगा, अब हम 20% का क्या कर लेंगे, प्राइस निकाल लेंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, जितने की बल्ब क्या करेगा, यूज करेगा अगर वो 10 घंटे तक चलता रहा, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। पहले हम पावर निकाल लेंगे फिर एनर्जी निकाल लेंगे। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है, वी आई। तो इसमें हम वी की जगह क्या रख सकते हैं, वी का फॉर्मूला होता है आई आर, ठीक है। तो वी को रिप्लेस कर देंगे आई आर से, तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब आई गिवन है दोस्तों, आई कितना है, 2 एम्पियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 800 वॉट्स, ठीक है दोस्तों। 800 वॉट क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। और वॉट मतलब क्या होता है, वॉट मतलब होता है जूल पर सेकंड, मतलब 800 जूल पर सेकंड की जो रेट है, इससे ये बल्ब काम करता है, ठीक है। मतलब हर सेकंड वो 800 जूल की एनर्जी उसको चाहिए बल्ब को, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये आ गई इसकी पावर। अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम होता है। तो इसका टाइम कितना है दोस्तों, 10 आवर्स है। तो आप सिंपल क्या कर दो, 800 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से इंटू आवर, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी क्या दोस्तों, इसका एनर्जी 8000 आवर एनर्जी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। पर दोस्तों जो यूनिट होती है, एक यूनिट में कितना किलोवाट होता है हमको पता है, एक यूनिट में दोस्तों 1 किलो वॉट आवर जूल की एनर्जी होती है, ठीक है। 1 किलोवाट मतलब एक यूनिट मतलब कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर जूल में जितनी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं एक यूनिट, ठीक है। तो एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको किलोवाट में लाना पड़ेगा, और किलोवाट में लाने के लिए इसको हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 8 किलोवाट आवर, ठीक है। इतनी एनर्जी लग रही है। पर हमको पता है दोस्तों कि 8 किलोवाट आवर किसके लिए लग रही है, ये लग रही है पूरे सिस्टम के लिए, पूरे बल्ब कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है। अब 8 किलोवाट आवर में दोस्तों बहुत सारी एनर्जी क्या है, बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या कर रही है, डिसिपेट हो रही है। मतलब उसका भी प्रिसाइजली बोलूँ तो 80% हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, और 20% सिर्फ लाइट के फॉर्म में जा रही है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ लाइट वाली एनर्जी चाहिए। तो लाइट वाली एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा 20% कर देंगे, 20% ऑफ 8 किलोवाट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 8000, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1600, ठीक है। 1600 हो जाएगा दोस्तों, और इसको अगेन अपन किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 किलोवाट आवर। मतलब 1.6 किलोवाट आवर दोस्तों जो एनर्जी है, 1.6 किलोवाट आवर एनर्जी, इतनी एनर्जी बल्ब की यूज हो रही है प्योरली लाइट बनाने में 10 घंटे में, ठीक है। कितनी एनर्जी यूज हो रही है, 1.6 किलोवाट पर आवर। अब 1 किलोवाट पर आवर का प्राइस है 5 यूनिट, तो 1.6 किलोवाट पर आवर का प्राइस कितना होगा, इंटू 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 1.6, मतलब यहाँ 30, 5 1 5 8,
8 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 रुपए, ₹8। ठीक है, तो इसको कैसे करना था आपको, आपको पहले इसकी टोटल एनर्जी निकालनी थी। ठीक है, टोटल एनर्जी निकाल के आपने क्या कर दिया, अब सिर्फ प्योरली लाइट बनाने में कितनी एनर्जी यूज होगी, ठीक है, तो उसके लिए हमने उसका 20% निकाल लिया। अब 20% निकालने के बाद हमने उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एक यूनिट मतलब कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और वो कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था इसको सॉल्व करने की विधि। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दोस्तों बेसिकली वो हीट की डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, हीट की डेफिनेशन क्या होती है, तो हीट का डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है दोस्तों। हीट कब ट्रांसफर होता है, हीट की डेफिनेशन को हम बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा और तब जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको बोलेंगे हम हीट एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है हीट की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 95 थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है अगर दो प्लैनेट्स हैं उनका मास का रेशियो है 1:7। ठीक है, मतलब उनके मास का रेशियो कितना है, 1:7, मतलब एक छोटा एक बड़ा है। ठीक है, और उनका जो डायमीटर का रेशियो है वो है 2:1। ठीक है, ये इनका डायमीटर का रेशियो है और ये इनका मास का रेशियो है। तो बोल रहा है कि वो एक दूसरे पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अर्थ और सन, अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है सन पे, एफ ऑफ ई ऑन सन, उतना ही सन लगाता है ऑन अर्थ, एफ ऑफ सन ऑन ई। ठीक है, मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सन पे लगाता है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स सन अर्थ पे लगाता है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब जितना एफ ई एस होगा उतना ही एफ एस ई होगा, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर हम उनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था उन्होंने कि उनका रेशियो डायमीटर और मास का अलग अलग है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ध्यान रखना है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं या फिर उनके बीच में इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है कि एक कार का वजन कितना है, 100 किलोग्राम है। ठीक है, और उसमें हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते ही वो 0.2 सेकंड में क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, अगर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब ब्रेक लगा रहे थे तब उसकी वेलोसिटी थी 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो ब्रेक लगाने में जो टोटल फोर्स लगी वो कितनी थी। ठीक है, मतलब फोर्स पूछ रहा है और फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है दोस्तों क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब अगर हम इसकी रिटार्डेशन निकाल सके, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो कि स्पीड या वेलोसिटी को कम करने के लिए यूज होती है उसको बोलेंगे हम रिटार्डेशन। ठीक है, अगर मैं जब देखो ये कार थी, ये कार थी पंजा कार, ये रही कार दोस्तों। ठीक है, ये पहले कितनी स्पीड से जा रही थी, ये जा रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, फिर मैंने इसको लगाया ब्रेक और ये 0.2 सेकंड में हॉल्ट हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, ये 0.2 सेकंड में क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, तो मेरे को 72 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर में आने तक जितनी डी एक्सेलरेशन करनी पड़ी, अगर मैं वो ए निकाल पाऊँ, ठीक है, अगर मेरे को ए पता चल जाएगा तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास हमको गिवन ही है तो मेरे को बस ए निकालना है। ठीक है, ए निकालना है। पर इसमें एक बहुत बड़ी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप मेक श्योर करें कि आप सारी चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी दी है वो 72 किलोमीटर पर आवर दी है, किलोमीटर पर आवर में दी है, पर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है 5/18। ठीक है, मतलब शॉर्ट में आपको ध्यान रखना, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो ध्यान ना हो रहा तो सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करो और 3600 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10/36 इंटू 72। ठीक है, अब 36 और 72 दोस्तों, 36 1 जा 36 2 जा 72। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है दोस्तों, किसमें, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए थे। ठीक है, अब हमको क्या निकालनी है दोस्तों, एक्सेलरेशन निकालनी है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे को रिटार्डेशन निकालनी है। ठीक है, तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो या फिर आप उसको उससे भी कर सकते हो, v माइनस यू इक्वल्स टू 80 से v इक्वल्स टू v इक्वल, एक मिनट, आप इसको इससे भी कर सकते हो, v इक्वल्स टू यू टी प्लस, एक मिनट, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि इससे भी यही इक्वेशन आएगी, क्या आ जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो अगर आपको समझना हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो आप ये वाला देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना है, 0.2 है, 0.2। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल जीरो, क्योंकि ब्रेक लगने पे वो रेस्ट पे आ रही है तो जीरो हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, माइनस 200/2, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों, इसकी एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है, -100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 1000 kg इंटू एक्सेलरेशन मतलब -100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 न्यूटन। अब दोस्तों ऑप्शन किस में दिए हैं, किलो न्यूटन में दिए हैं, तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सिंपली 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 किलो न्यूटन, मतलब 100 किलो न्यूटन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है दोस्तों कि एक बॉल है, उसको हमने जब रिलीज किया खुद से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 625 जूल, ठीक है, और उसका मास था 320 ग्राम्स, ठीक है। और जब वो ग्राउंड पे चली गई, मतलब जब वो ग्राउंड पे जो टपकने वाली थी, टच होने वाली थी, तो उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, एक बॉल है, मैंने उसको यहाँ से गिराया और वो ग्राउंड पे जाके हिट होने वाली है, और जब वो जस्ट बिफोर हिट होने वाली है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि मैं उसको पकड़ा हुआ हूँ, और जब मैं उसको पकड़ा हुआ हूँ तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 625 जूल। अब दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है, अगर आपको ये सिद्धांत ध्यान है तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जब भी हम मोशन कोई भी बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी बॉल सबसे ऊपर होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, इसको मैं पकड़ा हूँ तो इसकी पूरी एनर्जी कहाँ चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो ग्राउंड के पास आने वाली होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि उसकी हाइट जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, उसकी हाइट जीरो हो जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है। पर हमको पता है एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये पूरी एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। मतलब दोस्तों जो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी सबसे ऊपर, वो जब आखिर में नीचे टपकने वाला होगा बॉल, तो वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब जब बॉल एकदम पास में आ जाएगी, बॉल एकदम ग्राउंड के पास होगी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 625 जूल। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के को लेकर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² इक्वल्स टू 625, ठीक है। तो v² कितना हो जाएगा, 625 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m। और मास कितना दिया है दोस्तों, इसका मास दिया है 320 ग्राम, मतलब 0.32 ग्राम। अब इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.16, ठीक है। अब इसका अंडर रूट कर लेते हैं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 25/0.4, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 250/4, मतलब 4 6 24, 10 62.5 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन 97 का। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन थे दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है दोस्तों कि वो सिंपल है, जैसे कि हम क्लास 10th में पढ़ते थे, वो सिंपल क्वेश्चन की ईस्ट में जा रहा है फिर वेस्ट में जा रहा है, तो उसमें हमको क्या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमको उसका डिस्टेंस निकालना है, तो वैसे ही हम निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, एक व्हीकल है, ठीक है, वो स्टार्ट कर रहा है
रेस्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और वो ईस्ट जाता है दोस्तों। ईस्ट कितनी स्पीड से जाता है? ईस्ट जाता है वो, एक्सेलरेट कर रहा है। ईस्ट जाते वक्त उसकी एक्सेलरेशन है दोस्तों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, पहले आपको पता होना चाहिए। ऊपर हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेंगे, राइट में लेंगे ईस्ट, और लेफ्ट लेफ्ट में लेंगे वेस्ट, ठीक है। तो पहले वो ईस्ट में जा रहा है, मान लो वो बीच में खड़ा है, और बीच में से कहाँ जा रहा है? ईस्ट जा रहा है, तो राइट में जा रहा है, ठीक है। और राइट में जाते वक्त उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, और कितने देर तक वो राइट में जा रहा है? t = 10 सेकंड तक, ठीक है। और वो वहां जाके रुक जाता है, यहाँ जाके वो रुक जा रहा है। तो हमको पहले इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन है आगे बोलेगा कि फिर वो नॉर्थ में जाता है, साउथ में जाता है, फिर वो साउथ में, ठीक है, साउथ में जाता है। तो वो बोलेगा आखिर में कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब नेट डिस्टेंस वो ये बोलेगा। मतलब पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हाइपोटेन्यूस या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम केस 1 निकालते हैं। केस 1 मतलब जब वो ईस्ट में जा रहा था, तो जब वो ईस्ट में जा रहा था दोस्तों, तो उसकी एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना था? t = 10 सेकंड। तो इस पर हम लगाएंगे सीधा दोस्तों s = ut प्लस हाफ AT²। अब क्योंकि वो रेस्ट से चालू कर रहा था, ठीक है, इसमें लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। तो एस हो जाएगा हाफ AT², सीधा सीधा हाफ AT²। ए की वैल्यू है t2 और टी की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों 100 मीटर। सिमिलरली हम केस 2 निकालेंगे, जब वो साउथ में जा रहा था, ठीक है। जब वो साउथ में जा रहा है दोस्तों, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 4√2 है, 4√2 है। और अगेन ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब वो ईस्ट में जा रहा था वो सडनली स्टॉप हो गया, फिर साउथ में जाने लगा। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगेन कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए जाता है? फिर से 10 सेकंड के लिए जा रहा है। तो इसमें फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s = ut प्लस हाफ AT², ठीक है, हाफ AT²। अब u कितना है? 0 है, तो s हो जाएगा हाफ AT²। a कितना है दोस्तों? a है 4√2 और t है 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2। तो s की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, s की वैल्यू आ जाएगी 2√2 इंटू 100, या फिर 200√2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों 200√2 मीटर। अब हमको निकालनी है ये वैल्यू, y वैल्यू। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हमको पता है 100² प्लस 200√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y², ठीक है। तो y² की वैल्यू आ जाएगी 10,000, 1 2 3 4 10,000 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 400 इंटू 2, ठीक है। ये 200 था दोस्तों, 200 इंटू 2 मतलब ये आ जाएगा 40,000, 40,000 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000 इंटू 80,000, 10,000 इंटू 80,000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा y², ठीक है। तो y² की वैल्यू आ जाएगी 90,000। तो इसका हम क्या कर लेंगे दोस्तों? अंडर रूट ले लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी 300 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 113 बोल रहा है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है 2n², और इसमें n क्या होता है? वो शेल का नंबर कौन सा है। फर्स्ट शेल के लिए हम यहाँ सीधा 1 रख देंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 1 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, उसके बाद 18 होते हैं, उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये शेल्स के क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114 बोल रहा है कि जो वाटर है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली सेल्सियस में ऐड कर दो 273,
ठीक है। तो केल्विन कितना हो जाएगा, 4 डिग्री प्लस 273 मतलब 277 केल्विन। ऑप्शन 100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब दोस्तों बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट है, क्वेश्चन नंबर 115, की जिसकी वैलेंसी 3 होती है। तो हमको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 5। ठीक है, मतलब इसको अपनी ऑक्टेट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 116 बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर तो केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, तो इसको कट कट कर देंगे, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज मतलब फिजिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये भी क्या है दोस्तों, एक फिजिकल चेंज है, ये भी क्रॉस कर देंगे। बॉइलिंग ऑफ पेट्रोल भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन दिया है इसमें, और वही क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है दोस्तों, जो वाटर और मॉइस्चर है वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है, और क्या होता है, आयरन रस्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों देख रहे हैं कि कौन, क्वेश्चन नंबर 117, कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर नाइट्रोजन का सोर्स है। तो ये तो बहुत फेमस है दोस्तों, हमको पता है कि यूरिया क्या होता है, नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स माना जाता है। इसमें लगभग 46% क्या होता है, 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 ये इसका क्या होता है दोस्तों, यूरिया का फॉर्मूला होता है। और इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, 46%, 46.6% होता है इसका नाइट्रोजन का परसेंटेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, तो सब्लिमेशन मतलब स्टेट चेंज अगर हो रहा हो तो फिजिकल चेंज होता है, तो सब्लिमेशन नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस में भी सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। हीट कर रहे हैं आयरन रॉड में, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ कौन सा केमिकल चेंज होगा, मिक्सिंग ऑफ NaOH एंड HCl। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बोल रहा है कि अगर दो लेंसेज हैं और दोनों लेंसेज की पावर दी है 2.5 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, तो इनकी टोटल पावर कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि नेट पावर जो होती है पी नेट, वो होती है P1 प्लस P2। अगर अपने को पूरे सिस्टम की नेट पावर निकालनी है तो सिंपल उनकी जो पावर है उनको ऐड कर दो, P1 प्लस P2 कर दो। ठीक है, तो पी नेट कितना हो जाएगा, 2.5 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर, मतलब 0.5 डायोप्टर इसकी पावर हो गई। पर वो क्वेश्चन ने पूछ क्या रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो f क्या हो जाएगा, 1/p, और p की वैल्यू आ गई 0.5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10/5, यानी कि 2 डायोप्टर, 2 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा +2 मीटर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि +2.5 और -2.5 मतलब +0.5 डायोप्टर आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा +2.0 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 बोल रहा है कि एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग कौन सी चीज गलत है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमको पता है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना है, गिवन है कितना है, 27 है। ये है इसका एटॉमिक नंबर, और ये है इसका एटॉमिक मास। ठीक है, अब हमको पता है दोस्तों एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मतलब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास कितना है, 27 है, और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 13 हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, है ना। सिंपल सॉल्व करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की 14, मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो इसमें न्यूट्रॉन 14 ये सही है, इसमें प्रोटॉन 13 है ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है, और इसकी वैलेंसी 2 बोल रहा है, ये गलत है दोस्तों। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी आप सिंपल निकाल सकते हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, कितनी होती है 283, मतलब इसकी वैलेंसी होती है दोस्तों +3, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं स्टेबिलिटी या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है।
ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 119, 119 में बोल रहा है कि डायमंड की कंपोजिशन क्या है। तो दोस्तों हमको पता है डायमंड प्योरली कार्बन से बना होता है, ठीक है। हमने जब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़े थे तो हमने क्या पढ़े थे, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बक्समिंस्टर फुलरीन पढ़ी थी हमने, ठीक है। फिर डायमंड पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था, ये सब सिर्फ कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्योर कार्बन से बना होता है डायमंड, ठीक है। अब क्वेश्चन 122 पूछ रहा है दोस्तों कि इंडिया में जो एसी सप्लाई है वो डायरेक्शन अपना कब चेंज करती है, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एसी जो ये रहता है इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 1/50 हर्ट्स, ठीक है। मतलब 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी रहती है, मतलब इसका टाइम पीरियड रहता है 1/50, ठीक है। मतलब वो हर 1/50 सेकंड में क्या करता है, एक राउंड पूरा करता है, ठीक है। पर हमको क्या पूछ रहा है, वो पूरा पूरा राउंड का ये पूछ रहा था, पूरे राउंड में कितना टाइम लगता है, सिर्फ इतने में 1/50 लगता है, इतने में 1/50 लगता है, तो टोटल लगता है दोस्तों 1/100, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको आप एज अ फैक्ट भी याद रख सकते हो कि डायरेक्शन चेंज करने में उसको 1/100 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123। वो बोल रहा है कि अगर एक ब्लॉक है मास का, ठीक है, a block of mass 2 kg slides on a rough horizontal plane, ठीक है। let the speed of the block at a particular instance is 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कर रहा है, वो रेस्ट में आ रहा है 20 मीटर चल के, तो बोल रहा है कि उस पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगी, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगी दोस्तों, फ्रिक्शन फोर्स लगी उसको रोकने के लिए, ठीक है। फोर्स लगी उसको रोकने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मास कितना है, 2 kg है, ठीक है। और इसने रुकने से पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ जाके वो ये रुक गया 2 kg का मास, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। तो हमको क्या निकालनी है, कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगी। देखो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में क्या कर रही थी, इसको अपोज कर रही थी, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल पाऊँ, अगर मैं इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब वो एक्सेलरेशन जो कि इसकी वेलोसिटी को रोक रही थी, अगर मैं वो निकाल पाऊँ तो मैं इसकी फोर्स निकाल लूंगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है, बस हमको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन हम फिर से उससे निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, ठीक है। तो v कितना है, v दिया है दोस्तों 0, इनिशियल वेलोसिटी थी -10, और टाइम कितना लगा इसको ये करने में, टाइम दोस्तों टाइम नहीं दिया है दोस्तों, तो हमको पहले टाइम निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, ठीक है। तो चलो वो कर लेते हैं। तो टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों हम यूज करके, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। u कितना है, 0 है, तो s हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। a की वैल्यू है दोस्तों, a की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना। तो ये भी यूज नहीं कर सकते हम क्या यूज कर सकते हैं फिर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको v पता है दोस्तों एक्चुअली, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना। टाइम हमको पता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v की वैल्यू कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, और s कितना है, 20 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, -100/40, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/10, मतलब -2.5, ये हो जाएगी इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये आ गई एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 2 इंटू 2.5, मतलब फोर्स कितनी लगेगी, 5 न्यूटन की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फोर्स हो जाएगी 5, 2.5। कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, हम्म, ठीक है दोस्तों, इसको फिर से करते हैं हम, कहीं गड़बड़ हो रहा है, एरर हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हमको 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमको जो डिस्टेंस है, एस कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। हमने 10 मीटर ले लिया था इसलिए गलती हो रही थी दोस्तों, डिस्टेंस 20 मीटर दिया है, 10 नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें हम फिर से हम इसमें रखेंगे, ये दिक्कत हो रही थी। तो v क्या है, 0 है, s क्या है, u कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, और u का स्क्वायर हो जाएगा 100,
100 प्लस 2 इंटू ए निकालना है और एस की वैल्यू है 20, ये गलत हो रहा था। तो ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, डिवाइड बाय 40 करेंगे तो ये हो जाएगा -2.5। ठीक है, ये आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम विल सी दिस लेटर, क्वेश्चन नंबर 123 को आगे बढ़ते हैं हम तब तक। क्वेश्चन नंबर 124 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 पूछ रहा है दोस्तों कि हीट ट्रांसफर कब कब होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। ठीक है, बेसिकली पूछ रहा है कि हीट ट्रांसफर कब कब टेक प्लेस करेगा। तो ये हम देखते हैं। तो दोस्तों पहला बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर तब होगा जब आइस इज मेल्टिंग इन ग्लास फुल ऑफ वाटर। तो हमको पता है दोस्तों, जब भी स्टेट चेंज कर रही होती है तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, वो हीट कहाँ जाती है, वो हीट जाती है उन मॉलिक्यूल्स की जो आपस की एनर्जी है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, और इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, तो जब भी आइस वाटर बन रहा है या फिर कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है, तो हीट का ट्रांसफर एक्चुअली में उसका टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाता है, बल्कि कहाँ होता है दोस्तों, बल्कि उनकी आपस में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की जो स्ट्रेंथ है उसको ओवरकम करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों हीट ट्रांसफर तब नहीं, मतलब जब आइस अपना स्टेट बदल रहा होगा तब यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है वाटर इज बॉइलिंग इन एन ओपन कंटेनर। ठीक है, ये सही है। अब मेटल रॉड इज हीटेड इन फर्नेस, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अ कप ऑफ कॉफी ऑफ टेबल इज अलाउड टू कूल ऑन टेबल। ठीक है, यही पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि दोस्तों इनमें से कहाँ न्यूटन का फोर्थ लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई होगा। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग मतलब क्या है, लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। इसका मतलब कि वो कितना जल्दी ठंडा हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जल्दी ठंडा हो रहा है, कूल कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में। मान लो ये ऑब्जेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे और इसका जो सराउंडिंग है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्योंकि इनका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इसकी रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये बहुत जल्दी कूल करेगा, मतलब इसका बहुत जल्दी टेम्परेचर कम करेगा। ठीक है, पर जैसे जैसे इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, मान लीजिए ये हो गया दोस्तों 80 डिग्री सेल्सियस और वो हो गया दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो जाएगी और ये क्या करेगा, धीरे धीरे कूल करेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों रेट ऑफ कूलिंग किस पे प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब ये न्यूटन का लॉ तभी तभी लगता है जब लेटेंट हीट वगैरह का केस ना हो। ठीक है, जब हीट ट्रांसफर हो रही हो एक्चुअल में। ठीक है, तो लेटेंट हीट दोस्तों जैसे कि हमको पता है जब आइस मेल्ट हो रही होगी तो लेटेंट हीट लगेगी। ठीक है, तो यहाँ वैलिड नहीं होगा। अब वाटर बॉयल कर रहा है, वाटर बॉयल कर रहा है मतलब कॉन्स्टेंटली उसको हीट अप्लाई कर रहा है, मतलब कूल तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब मेटल रॉड को हीट कर रहा है फर्नेस में, अगेन हीट अप्लाई कर रहे हैं तो कूल तो हो ही नहीं रहा है वो, तो यहाँ भी अप्लाई नहीं करेगा। मतलब वो सिर्फ एक ही केस में अप्लाई करेगा जब एक कॉफी को हम एक ठंडे टेबल पे क्या कर रहे हैं, कूल होने को अलाउ कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 125 दोस्तों, क्वेश्चन 125 बोल रहा है कि द फिगर गिवन बिलो शोज द डायरेक्शन, कहाँ गया, ठीक है। क्वेश्चन 125 बोल रहा है दोस्तों कि एक फिगर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक डाइवर है, स्काई डाइवर है, वो क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसमें बोला है कि पी और क्यू क्या है, पी क्या दर्शा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि पी ग्रेविटी की वजह से है और क्यू फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक है, तो ये सही बात है, पी ग्रेविटी की वजह से है और क्यू क्यू फ्रिक्शन नहीं कहेंगे दोस्तों, क्यू क्या है, बोयंट फोर्स है। ठीक है, बोयंट फोर्स, तो बोयंट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में अंतर होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है दोस्तों कि व्हेन द फोर्स पी इज बिगर देन द फोर्स क्यू द स्पीड ऑफ द स्काई डाइवर रिमेन्स सेम। तो दोस्तों ये हमको पता है कि पी, क्योंकि पी क्या है, एम जी है, और एम जी हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम चेंज होती है सरफेस के पास। ठीक है, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि आफ्टर द पैराशूट ओपन्स फोर्स पी रिमेन्स द सेम वाइल
फोर्स क्यू इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्स पी क्या है, एम जी है, ये तो हमेशा सेम ही रहेगी। पर फोर्स क्यू यानी कि वो जो स्काई डाइवर है उसको जो रोक रही है अपोजिंग फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि क्या क्या होगा, जैसे ही स्काई डाइवर पैराशूट ओपन करेगा तो ये बड़ा सा पैराशूट हो जाएगा, और इसकी जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो ये थे सारे दोस्तों हमारे क्वेश्चंस, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेना। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।